चीन का एक छोटा सा रोबोट इस समय मंगल ग्रह पर ऐसी बेहद अजीब और नई चीजों की खोज कर रहा है जो लाल ग्रह के बारे में हमारी समझ को बदल सकती हैं। सदियों पुराना सवाल आज भी वैसा ही है, क्या मंगल पर कभी जीवन था? और संभव है कि इस सवाल का जवाब अब चीन के हाथों में हो। इस रोबोट का नाम है झूरोंग। आकार में ये मध्यम श्रेणी का रोवर है और इसकी मूल संरचना 2004 में नासा के स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी जैसे पुराने रोवरों की डिजाइन पर आधारित है। फिर भी मंगल पर उतरने के अपने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि अपने आप में बेहद प्रभावशाली मानी जाती है। झूरोंग को 2020 में चीन के तियानवेन-1 मिशन के हिस्से के रूप में प्रक्षेपित किया गया था। उस समय तक चीन को केवल 2 बार चंद्रमा पर उतरने का अनुभव था, इसलिए सीधे मंगल पर उतरना एक साहसिक और महत्वाकांक्षी कदम था। इससे पहले केवल 3 अंतरिक्ष कार्यक्रम ही लाल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतर पाए थे। 1971 में सोवियत संघ सबसे पहले मंगल पर उतरा। उनका मार्स 3 लैंडर सतह तक पहुंचा, उपकरण तैनात किए, मंगल की सतह की एक धुंधली तस्वीर भेजी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। शायद आप न जानते हो कि 2004 में ब्रिटेन ने भी बीगल 2 नामक एक छोटे यान को मंगल पर उतारा था। दुर्भाग्य से उसके सौर पैनलों का एक हिस्सा खुल नहीं पाया और वो कभी सक्रिय ही नहीं हो सका। और फिर बात आती है नासा की, जिसने 1976 में पहले वाइकिंग लैंडर से लेकर आज तक एसयूवी के आकार के परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रोवरों और यहाँ तक कि मंगल पर उड़ने वाले एक छोटे हेलीकॉप्टर तक जबरदस्त सफलता हासिल की है। ऐसे में जब चीन इस दौड़ में शामिल हुआ तो सफलता की संभावना उनके पक्ष में कम ही दिखाई देती थी। अपने अवसरों को अधिकतम करने के लिए झूरोंग के उतरने का स्थान सावधानी से चुना गया। यूटोपिया प्लैनेटिया, जो मंगल के उत्तरी गोलार्ध में फैला एक विशाल और समतल मैदान है। माना जाता है कि अरबों साल पहले यहाँ एक विशाल महासागर हुआ करता था। इसी दौरान नासा का परसिवियरेंस रोवर, जिसे भी 2020 में भेजा गया था, पास ही स्थित जेज़ेरो क्रेटर में उतरा, एक ऐसा इलाका जो खड़ी पहाड़ियों और प्राचीन नदी घाटियों से भरा हुआ है। लेकिन चीन का चुना हुआ स्थान भले ही सुरक्षित और समतल हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो उबाऊ है। दरअसल यूटोपिया प्लैनेटिया की रेत के नीचे एक बहुत पुराना रहस्य छिपा हो सकता है और चीन शायद उसे खोजने के बेहद करीब पहुंच चुका है। यही वो स्थान है जहां 1976 में नासा का वाइकिंग 2 लैंडर उतरा था और जहां कुछ लोगों का मानना है कि इंसानों ने पहली बार मंगल पर जीवन के संकेत पाए थे। लेकिन यदि सच में ऐसा हुआ था तो संभव है कि उन्होंने अनजाने में उसी पल उसे नष्ट भी कर दिया हो। ये कहानी आपको अक्सर सुनने को नहीं मिलेगी। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार मंगल पर कभी जीवन नहीं मिला, लेकिन अनौपचारिक रूप से वैज्ञानिकों ने वाइकिंग द्वारा एकत्रित मिट्टी के नमूनों में कुछ बहुत अजीब पाया था। 1970 के दशक में जब इंसान पहली बार मंगल की सतह तक पहुंचे, तब किसी को नहीं पता था कि वहां क्या मिलेगा, लेकिन अधिकतर लोग किसी न किसी रूप में परग्रही जीवन मिलने को लेकर आश्वस्त थे। इसलिए उन्होंने एक प्रयोग तैयार किया जिसकी कार्यप्रणाली बेहद सरल थी। सतह से मिट्टी का नमूना लिया गया, उसे लैंडर के अंदर विश्लेषण के लिए रखा गया और फिर उस नमूने पर पोषक तत्वों से मिला पानी छिड़का गया। विचार ये था कि यदि मिट्टी में सूक्ष्म जीव मौजूद होंगे तो वे पानी पिएंगे, पोषक तत्वों को खाएंगे और उपोत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। और प्रयोग के नतीजों में सचमुच CO2 गैस का उत्पादन दर्ज किया गया। तो क्या ये परग्रही जीवन का प्रमाण था? इतनी जल्दी नहीं। प्रयोग के दूसरे चरण में उसी नमूने पर फिर से पोषक जल डाला गया। उम्मीद थी कि यदि सूक्ष्मजीव बढ़ रहे हैं तो इस बार और भी अधिक CO2 बनेगी, लेकिन उल्टा हुआ। जितना अधिक पानी डाला गया उतनी कम CO2 बनी। इसी आधार पर नासा ने निष्कर्ष निकाला कि वहाँ जीवन नहीं था। फिर भी इस परिणाम ने दशकों तक वैज्ञानिकों के बीच बहस को जन्म दिया। यदि हम ऐसे जीवाणुओं की बात कर रहे हों जो मंगल जैसे अत्यंत शुष्क वातावरण में जीवित रहे हों, जो पृथ्वी के सबसे सूखे रेगिस्तानों से भी ज्यादा शुष्क है, तो संभव है कि वे अचानक मिले पौष्टिक पानी के भोज के लिए तैयार ही ना हो। शायद हमने वास्तव में उन परग्रही जीवों को डुबो दिया, या कम से कम उन्हें इतना खिला दिया कि वे मर गए। चाहे जो भी सच्चाई हो, ये संभावना आज भी जीवित है कि चीन का मंगल रोवर किसी असाधारण खोज के करीब हो सकता है, भले ही वो ऊंचे पहाड़ों या गहरी घाटियों में भटक ना रहा हो। मंगल की समतल रेत के नीचे अब भी ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज साबित हों। झूरोंग ने मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने के लिए एक क्लासिक आजमाया हुआ तरीका अपनाया। हमने नासा को हाईटेक लैंडिंग सिस्टम के साथ कई बार प्रयोग करते देखा है। 1990 और 2000 के दशक में उन्होंने बड़े फुलाए जाने वाले एयरबैग्स का इस्तेमाल किया और हाल के वर्षों में स्काई क्रेन प्रणाली तक पहुंच गए ताकि भारी रोवरों को भी मुलायम तरीके से उतारा जा सके। ये सब जरूरी था क्योंकि उनके रोवर वजनदार थे, लेकिन चीन का रोवर हल्का था, इसलिए उन्होंने एक सरल रणनीति चुनी।
मंगल के बेहद पतले वायुमंडल में यान की गति कम करने के लिए पैराशूट खोला गया और सतह के करीब पहुंचते ही पैराशूट अलग कर दिया गया। इसके बाद एक रॉकेट इंजन चालू हुआ जिसने यान को धीरे धीरे नीचे उतारा और जमीन से ठीक ऊपर बंद हो गया ताकि आखिरी झटका लैंडर के शॉक अब्जॉर्बिंग पैरों द्वारा संभाला जा सके, ठीक उसी तरह जैसे 50 साल पहले वाइकिंग यान उतरे थे। और ये तरीका दोनों ही मामलों में शानदार तरीके से काम कर गया। लैंडर ने सतह तक पहुंचने के लिए एक ढलान तैनात की, झुरोंग ने अपने सौर पैनल खोले और खुद चलकर इतिहास में दर्ज हो गया। चीन दुनिया का दूसरा अंतरिक्ष कार्यक्रम बन गया जिसने मंगल पर सफलतापूर्वक एक रोबोटिक रोवर तैनात किया। इस रोवर के सामने काम बहुत था और समय सीमित। इसका प्रारंभिक मिशन जीवन काल केवल 90 दिन निर्धारित किया गया था क्योंकि ये सौर ऊर्जा पर चलता था और मंगल पर धूल भरी आंधियां बेहद आम हैं और अंततः धूल ही जीतती है। झुरोंग के पास डेटा इकट्ठा करने के लिए 3 मुख्य उपकरण थे। पहला, अलग अलग प्रकार के कैमरा सेंसरों का समूह जो मंगल की सतह की विस्तृत तस्वीरें ले सकता था। दूसरा, एक लेजर उपकरण जो चट्टानों को तोड़कर उनके अंदर की संरचना का अध्ययन कर सकता था। और तीसरा, एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो जमीन के नीचे झांक सकता था। इसी रडार ने चीन को मंगल की सतह के नीचे छिपी कुछ बेहद दिलचस्प चीजों तक पहुंचाया। झुरोंग ने हवा से उड़ी रेत के नीचे लगभग 1.5 किलोमीटर तक फैली जल युक्त खनिज परतों के संकेत पाए। रडार ने सतह से 10 से 35 मीटर की गहराई के बीच कुल 76 अलग अलग परतों की पहचान की और ये परतें समतल नहीं थीं, सभी उत्तरी दिशा की ओर झुकी हुई थीं, नीची भूमि की तरफ। इसका मतलब ये हो सकता है कि झुरोंग जिस जगह खड़ा था वो किसी प्राचीन तटरेखा का हिस्सा था, एक ऐसी संरचना जो पृथ्वी के समुद्री तटों से काफी मिलती जुलती है। ये परतें संभवतः दक्षिणी ऊंचाइयों से बहकर उत्तर के महासागर में गिरने वाले पानी से बनी थीं। इन परतों की गहराई ये संकेत देती है कि ये प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही। ये न केवल इस बात का अतिरिक्त प्रमाण है कि मंगल पर कभी पानी था, बल्कि ये भी एक मजबूत संकेत है कि मंगल की सतह लंबे समय तक गीली और सक्रिय रही, इतना लंबा समय कि जीवन के उभरने की संभावना बन सके। हालांकि ये बहुत कुछ इस पानी की वास्तविक उम्र पर निर्भर करता है। जीवन जैसा हम जानते हैं उसे पानी तो चाहिए ही, लेकिन समय भी चाहिए, बहुत सारा समय। पहले ये माना जाता था कि मंगल से पानी 3 अरब साल पहले ही गायब हो गया था, लेकिन चीन की खोजें इस धारणा पर सवाल खड़े कर रही हैं। रडार द्वारा गहराई में पाई गई जल युक्त परतें लगभग 3 अरब साल पहले आई एक तेज बाढ़ की ओर इशारा करती हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि मंगल के शुरुआती महासागर कुछ मिलियन या शायद सैकड़ों मिलियन वर्षों में सूख गए, लेकिन फिर पानी लौटा और बाद में फिर से सूख गया, पर वो पूरी तरह कभी गायब नहीं हुआ। ऊपरी जलयुक्त परतें लगभग 1.6 अरब साल पहले मंगल पर आई एक और बाढ़ का संकेत देती हैं, जो वैज्ञानिकों की पिछली कल्पनाओं से कहीं अधिक हाल की है। यानी अब हम मंगल के मरुस्थलीय युग को लगभग आधा कर रहे हैं। उसी समय जब पृथ्वी के महासागरों में सूक्ष्मजीवी जीवन तेजी से विकसित हो रहा था, मंगल पर भी पानी मौजूद था, एक प्रस्तावित समान पर्यावरण के साथ। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी अजीब हो जाती है। झुरोंग आगे बढ़ता गया और उसने सतह पर फैली लंबी नीची रेत की भारियों का अध्ययन शुरू किया। ये रेत की लहरें लगभग 30 मीटर लंबी और केवल 1 मीटर ऊंची थीं, इसलिए रोवर आसानी से उनकी चोटी तक पहुंच गया। वहां उसे कुछ बहुत असामान्य मिला। इन रेत के टीलों पर एक कठोर, दरारों भरी और नमकीन परत जमी हुई थी, जो रेत के अंदर लगभग 8 सेंटीमीटर तक जाती थी। मंगल पर धूल भरी आंधियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इस तरह की परत धीरे धीरे बन ही नहीं सकती, हवा उसे उड़ा ले जाती। इसलिए सबसे तर्कसंगत व्याख्या यही है कि कभी तरल पानी ने इन टीलों की सतह को भिगोया, फिर वो वाष्पित हो गया और पीछे एक सख्त परत छोड़ गया, लगभग सीमेंट जैसी। विचार ये है कि मंगल के उत्तरी ध्रुवीय हिमचादरों से जलवाष्प नीचे की ओर बहा, फिर संघनित होकर बर्फ बना और उस प्राचीन महासागर के तल पर गिरा। उस महासागर ने अपने पीछे बड़ी मात्रा में नमक छोड़ा था, जिसने बर्फ के साथ मिलकर उसे पिघलाया और तरल पानी में बदल दिया, जिससे सतह की ऊपरी परतें नम हो गईं। चीन के अध्ययनों से मिले संकेत बताते हैं कि ये घटना संभवतः सबसे हाल में लगभग 4 लाख वर्ष पहले हुई थी। यानी जब पृथ्वी पर आदिम मानव और निएंडरथल घूम रहे थे, उसी समय मंगल पर भी बर्फीले तूफान गिर रहे होंगे। तो आखिर यहाँ हो क्या रहा है? हमारी सबसे अच्छी समझ के अनुसार मंगल के ध्रुवीय क्षेत्र, जहां सबसे बड़े बर्फ भंडार मौजूद हैं, समय समय पर गर्म और ठंडे चरणों से गुजरते हैं। यही बदलाव मंगल पर लंबे कालखंडों वाले मौसमी चक्र पैदा कर सकते हैं और कम से कम उन चरणों में से किसी एक में हिमपात भी शामिल हो सकता है। फर्क बस इतना है कि ये मौसम इंसानी पैमाने पर नहीं, बल्कि सैकड़ों हजार, यहाँ तक कि लाखों वर्षों के अंतराल पर बदलते हैं। तो इन बदलावों को चलाने वाली ताकत क्या है? बहुत संभव है कि ये मंगल की कक्षा और घूर्णन में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का परिणाम हो। ऐसा ही कुछ पृथ्वी के साथ भी होता है,
जिसे हम मिलानकोविच चक्र कहते हैं। ये 3 मुख्य खगोलीय बदलावों से नियंत्रित होते हैं जो पृथ्वी को सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। पहला है कक्षीय विकेंद्रता। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की कक्षा का आकार धीरे धीरे लगभग गोल से अधिक दीर्घवृत्ताकार होता रहता है। ये चक्र लगभग 1 लाख वर्षों में पूरा होता है। दूसरा है अक्षीय झुकाव। पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ा झुकी हुई घूमती है और ये झुकाव लगभग 22 से 24 डिग्री के बीच 40,000 वर्षों में बदलता रहता है। अधिक झुकाव का मतलब अधिक तीव्र ऋतुएं और कम झुकाव का मतलब अपेक्षाकृत हल्के मौसमी अंतर। तीसरा है अयनन प्रिसेशन। ये पृथ्वी की घूर्णन धुरी का धीमा डगमगाना है, बिल्कुल घूमते हुए लट्टू की तरह। ये चक्र लगभग 26,000 वर्षों में पूरा होता है और ये ऋतुओं के समय को प्रभावित करता है, जैसे वसंत जल्दी आए या शरद देर से। हम पृथ्वी और उसके इतिहास के बारे में मंगल से कहीं अधिक जानते हैं, इसलिए हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि मंगल भी बिल्कुल ऐसे ही चक्रों से गुजरता है। लेकिन ऐसा ना होने का भी कोई ठोस कारण नहीं है। यदि मंगल पर भी ऐसे चक्र मौजूद हों तो संभव है कि किसी विशेष संयोजन में उसकी कक्षा और धुरी का झुकाव उत्तरी ध्रुव को गर्म कर देता हो, जिससे बर्फ से जलवाष्प निकलता हो, फिर वह उत्तरी गोलार्ध में हिमपात के रूप में गिरता हो और पिघलकर पानी बन जाता हो। और शायद हर 1 अरब वर्षों में एक बार ये चक्र इतना पानी छोड़ता हो कि पूरा ग्रह बाढ़ से भर जाए। अब यहाँ से कल्पना का एक साहसी मोड़ शुरू होता है। उस गीले, नमकीन और खनिजों से भरे वातावरण में कोई परग्रही सूक्ष्मजीव धीरे धीरे हाइड्रेट और डिहाइड्रेट होते हुए लाखों वर्षों तक जीवित रहने के लिए विकसित हुआ हो सकता है। और हो सकता है कि हमने उसे खोज भी लिया हो, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए और अनजाने में मार डाला, क्योंकि हम मंगल को पूरी तरह समझते ही नहीं थे। जहाँ तक झुरोंग रोवर की बात है, वह अपने शुरुआती 90 दिन के मिशन से कहीं अधिक समय तक सक्रिय रहा और इन्हीं अतिरिक्त दिनों की वजह से हमें ये सारी जानकारी मिली। उसने कुल 358 मंगल दिवसों तक काम किया। मई 2022 में उसे एक विशाल धूल भरी आंधी से बचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से निष्क्रिय अवस्था में डाला गया। उम्मीद थी कि यदि उसके सौर पैनलों पर धूल बहुत ज्यादा जमा नहीं हुई होगी तो वह फिर से सक्रिय हो सकेगा, लेकिन तब से उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। फिर भी ये मंगल पर चीन की कहानी का अंत नहीं, बल्कि केवल शुरुआत है। 2028 में चीन के रोवर फिर मंगल की सतह पर उतरेंगे, लेकिन इस बार वे वापस भी आएंगे। अपने साथ मंगल की मिट्टी के पहले नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटेंगे। उस समय हमें इस रहस्यमयी पदार्थ को वास्तव में विस्तार से जांचने का अवसर मिलेगा और शायद हम सचमुच उन परग्रही जीवों को खोज निकालें।